आज हम लोग शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार को अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। तो आपने पिछले अध्याय में अध्ययन किया है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कमल, नदी, पानी, किताब, ये सभी क्या है? शब्द हैं। इन सभी से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, यानी इन सभी से कोई न कोई अर्थ पता चल रहा है। अतः ये सभी सार्थक शब्द हैं। जबकि लमक, दनी, नीपा, ताबकी ये सभी क्या हैं? शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनसे किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। शब्दों के निर्माण में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये वाक्य में प्रयोग होकर विचारों को प्रकट करते हैं। वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। जैसे कमल, गंगा, नदी, पंकज आदि। तो शब्द की परिभाषा क्या हो गई? एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई। यानी शब्द क्या होता है? अर्थवान होता है। यदि वह अर्थवान नहीं है तो वह शब्द नहीं है ना? तो सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। शब्दों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। आप यहाँ देखें, 5 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर। पांचवा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो ये 5 आधार हैं जिन पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। आइए पहला देखते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी और पांचवा संकर शब्द। तो ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर है, मतलब ओरिजिन के आधार पर शब्द के ये 5 भेद हैं। तत्सम शब्द ये आप प्रारंभ से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तत्सम शब्द यानी संस्कृत भाषा के शब्द, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यानी बिना बदले हिंदी में ले लिए गए हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, ज्येष्ठ, क्षेत्र, कर्म, अग्नि, पवन आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव, तद उससे, भव मतलब उत्पन्न, यानी किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा के शब्द से जो शब्द परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे रात, जेठ, खेत, काम, आग आदि। अब इसे रात शब्द को देख लें तो संस्कृत में इसको रात्रि कहा जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो रात बन गया। रात क्या है? तद्भव है। वैसे ही देखें, जेठ
संस्कृत में इसको ज्येष्ठ और हिंदी में थोड़े से परिवर्तन के साथ जेठ। तो इस तरीके से तत्सम शब्दों से थोड़े से परिवर्तन के साथ जो शब्द हिंदी में लिए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ देखें तमाम शब्दों की सूची दी हुई है। अग्नि आग, ओष्ठ ओठ, कर्ण कान, रात्रि रात, सूर्य सूरज। तो इन सभी शब्दों का आप अध्ययन करेंगे, पढ़ लेंगे और यदि संभव हो तो याद भी कर लेंगे। इसके बाद जो अगला है वह है देशज शब्द। देशज शब्द किसको कहते हैं? अब देखिए देशज देश से बना है, देश धन ज, यानी जो देश से उत्पन्न हो वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थितिवश एवं आवश्यकता अनुसार निर्मित होकर प्रचलित हो गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। है ना, ये अपने देश के शब्द हैं। जैसे जूता, झुग्गी, डिबिया, लकड़ी, खिड़की, पगड़ी, भोंदू, ठोकर आदि। यानी आवश्यकता अनुसार इन शब्दों का निर्माण अपने क्षेत्र में, अपने देश में कर लिया गया है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। दूसरा है विदेशी शब्द। समय समय पर भारत में अनेक जातियां आईं, अनेक देशों के लोग आए और जब वे आए तो अपने साथ अपनी भाषा भी तो ले आए, है ना, अपने साथ अपनी अपनी भाषा भी ले आए और वह भाषा हमारे हिंदी भाषा में मिल गई। तो उन्हीं के प्रभाव से तमाम विदेशी शब्द हिंदी भाषा में आ गए। ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो एक बार और देखें, समय समय पर भारत में अनेक जातियां आईं जो अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं लाईं। विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी शब्द भंडार में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द विद्यमान हैं जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कानून, जहाज, चाय आदि। तो आपकी पुस्तक में विदेशी शब्दों की सूची दी हुई है। अब जिसे देखें, अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं जिनका हम नित्य प्रयोग करते हैं। जैसे कंपनी, इंजीनियर, कप, कार, कॉलेज, क्रिकेट, गैस, चॉकलेट, जज, जेल, टाई, टायर, टेलीफोन, मैनेजर, मोटर, सिनेमा, स्कूल, मिल, डायरी, नर्स, ड्राइवर, इंच, बेंच, फुटबॉल। तो ये सभी अंग्रेजी शब्द हैं। इसके बाद अरबी शब्द हैं। आज़ाद, इशारा, औरत, इनाम, कानून, मुहावरा, मेहनत, शर्त, शतरंज, सबूत, मरीज, किस्सा, मस्जिद, फ़ौरन, हिसाब, जुर्माना, तकदीर, दफ्तर, मतलब, सुबह, मोहल्ला, नकल, बाकी। ये सभी अरबी शब्द हैं। इसके बाद है फारसी। आदमी, आसमान, कारीगर, कमर, खरीद, खून, गर्दन, गुब्बारा, गुलाब, ज़मीन, जहर, शहद, शादी, शिकार, सरकार, सितार, याद, दूर, अनार, चपरासी, चापलूसी, दंगल, नमक आदि। ऐसे ही पुर्तगाली शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं,
फ्रांसीसी शब्द हैं, जापानी शब्द हैं, चीनी शब्द हैं, रूसी शब्द हैं, मलय शब्द हैं और डच शब्द हैं। ये सभी विदेशी शब्द हैं और इनका अध्ययन आप कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में तो इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समय समय पर तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला शब्द किस भाषा से आया है, और आपको याद रहेगा तो आप फ़ौरन लिख देंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो कॉम्पिटिशन्स में आती हैं, लेकिन हम लोग पहले इस पर ध्यान देते नहीं, और जब कंपटीशन में बैठते हैं तो फिर पछताने के अलावा और कोई मार्ग नहीं सूझता। जो अगला प्रकार है वह है संकर शब्द। संकर का मतलब ही है जो दो या अनेक शब्दों से मिलकर के बना हो। तो हिंदी में दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जो बने शब्द मिलते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे देखें, सजावट कक्ष। अब जो सजावट शब्द है वो हिंदी का शब्द है और कक्ष संस्कृत का शब्द है, दोनों मिलकर के सजावट कक्ष बने हैं। तो ये क्या हुआ? संकर शब्द हुआ, है ना। घड़ी साज, घड़ी हिंदी शब्द है और साज अरबी शब्द है। साज का मतलब बनाने वाला, उसकी सज्जा करने वाला। तो घड़ी साज क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। वैसे ही टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है, तो यह भी संकर शब्द हो गया। आपकी पुस्तक में टिकट घर लिखा हुआ है, लेकिन जो आगे इसका विभाजन दिया है टिकट धन गाड़ी लिखा है, आप इसको सुधार लेंगे, टिकट धन घर कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही देखें, बीमा पॉलिसी, बीमा अरबी शब्द है और पॉलिसी अंग्रेजी शब्द है। तो इस तरीके से ये सारे शब्द क्या हैं? संकर शब्द हैं, और आप इन्हें भी पढ़ लेंगे, इन्हें भी याद कर लेंगे, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है रचना के आधार पर शब्दों का विभाजन। तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? यानी जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हों और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पेड़, अब पेड़ में पे को और ड़ को आप अलग अलग करें तो कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कल, क और ल को अलग अलग करें तो कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जो परंपरा से ही चले आ रहे हैं आदिकाल से, है ना, और इनका विभाजन करने पर इनके जो अलग अलग भाग हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, कल, आदमी, पशु आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आप देखें, शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, योग यानी जो दो शब्दों से मिले हों या अनेक शब्दों से मिले हों, है ना। तो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखें, विद्या धन आलय, विद्यालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, प्रधान धन मंत्री, प्रधानमंत्री। ये जो तीनों शब्द बने हैं, विद्यालय, पुस्तकालय और प्रधानमंत्री, ये दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जो तीसरा है रचना के आधार पर योग रूढ़ शब्द। अब इसमें आप देखें, योग भी होता है किंतु यह रूढ़ भी होता है। मतलब ये कि दो शब्द से तो ये बना होता है, परंतु किसी विशेष अर्थ के लिए ये रूढ़ हो जाता है, ठीक ना। इसका और दूसरा कोई अर्थ नहीं निकाला जाता। अब देखें, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हों पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाने वाले हों, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दश शब्द है, दश क्या है? संख्या है, और आनन, आनन का मतलब होता है मुख,
यानी 10 मुख वाला। तो आपको पता ही है कि सबका तो 10 मुख होता नहीं, और ये किसी विशेष व्यक्ति का ही है। तो 10 मुख किसका है आपको पता है ना? रावण को कहते हैं। तो यह शब्द रावण के लिए रूढ़ हो गया है, दशानन। ठीक ना? वैसे ही है जलद। तो इसमें जल एक शब्द है और दूसरा है द का मतलब होता है देने वाला, यानी जल देने वाला। जल देने वाला, नदी से भी तो आप जल लेते हैं, कुएं से भी जल लेते हैं, समुद्र से भी जल लेते हैं, लेकिन इनको आप जलद नहीं कह सकते। जलद किसको कहा जाता है? बादल को, है ना? यह शब्द केवल बादल के लिए प्रयुक्त होता है। वैसे ही आप देखें, जलज यानी जिनका जन्म जल में हो। तो जल में मछली का भी जन्म होता है, केकड़े का भी होता है, अन्य जलीय जीव जंतुओं का होता है, लेकिन क्या हम सबको जलज कहते हैं? नहीं। जलज हम केवल कमल को कहते हैं। ये कमल के लिए रूढ़ हो गया है। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहते हैं। जो तीसरा प्रकार है, जो तीसरा आधार है शब्दों का भेद करने का, वह है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा होता है पर्यायवाची, और चौथा होता है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। एकार्थी शब्द किसको कहते हैं? यानी जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है, यानी एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे घर, पेड़, अथवा, यथा, रेडियो, एक्सरे, राम, श्याम, ये सभी क्या हैं? एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखें अंबर, तो अंबर का मतलब होता है आकाश, और अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है। जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो मैं उस समय आपको बताऊंगा कि अंबर का प्रयोग कैसे किया गया है काव्य में, और वहाँ अलग अलग अर्थ है। कर, कर का मतलब होता है हाथ, हाथी के सूंड को भी कहते हैं कर, और कर का मतलब टैक्स भी होता है, और कर का मतलब क्रिया का एक रूप भी होता है, फला काम कर, है ना? कनक, कनक का मतलब होता है सोना, और कनक का दूसरा अर्थ होता है धतूरा। तो इस तरीके से ऐसे तमाम शब्द हैं हिंदी में जिनके एक से अधिक अर्थ हैं, और परिस्थितियों के अनुसार उनका प्रयोग हम करते हैं। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जैसे देखें कमल, कमल के अनेक अर्थ होते हैं, जलज, पंकज, सरसिज, वारिज, नीरज, है ना? तो ये सभी क्या है? पर्यायवाची। इसके बाद होता है विलोम शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ या भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ऊंच नीच, तो ऊंच उसका विलोम क्या हो गया? नीच। दिन रात, जन्म मरण, तो ये होते हैं। अगला है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं: सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द किसको कहते हैं? सामान्य जीवन और कार्यों से जुड़े शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, चावल, अच्छा, बुरा, ये सभी क्या हैं? सामान्य शब्द है। इनका प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हैं। दूसरा है तकनीकी शब्द। किसी विशेष व्यवसाय, ज्ञान, विज्ञान से जुड़े शब्द जिनका प्रयोग विशिष्ट संदर्भ में होता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे आवेदन पत्र, सीमा शुल्क, अभिरक्षा, न्याय, तंत्रिका, उत्पाद आदि। इसके बाद है अर्ध तकनीकी शब्द। जो शब्द तकनीकी होते हुए भी आम जीवन में अधिक प्रचलित होने के कारण सामान्य लोगों द्वारा प्रयुक्त होते हैं, अर्ध तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे रस, अक्षर, बल, चुनाव, कानून आदि। जो पांचवा आधार है वह है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो व्याकरण की दृष्टि से सभी शब्द एक से नहीं है। कोई शब्द कर्ता या कर्म है, कोई संज्ञा या सर्वनाम, कोई काल, वचन या कारक आदि के कारण बदल जाते हैं, जबकि कुछ शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उनमें कोई बदलाव नहीं आता।
इसी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत चार शब्द होते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के अंतर्गत चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। विकारी क्यों कहा जाता है भाई? तो विकारी का मतलब ही होता है परिवर्तन। विकार का मतलब परिवर्तन। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे काला, लड़का, वह, आना आदि। विकारी शब्दों के चार भेद आपको पहले बताए जा चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके बाद अविकारी, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता या विकार नहीं आता उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे देखें, कार तेज दौड़ती है, तो कार के लिए भी तेज का प्रयोग। पिताजी तेज चलते हैं, इनके लिए भी तेज का प्रयोग। हम तेज चलते हैं। अब देखें, कार, पिताजी और हम, ये तो तीनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन तीनों के लिए जो हम लोगों ने क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है तेज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए इसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के चार भेद आपको बताए गए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो आगे चल करके हम इनका अध्ययन व्यापक रूप से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।